वैसी किताबें जो होती है स्टॉक मार्केट की स्पेशली, जो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान शेयर कर रहा है, जो भी आदमी हो, मेरी नहीं कोई भी किताब हो, आप उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करें, धीरे पढ़े है। और मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम है, जो सर्वाइव करेगा वो जीतेगा। और ये बहुत सिंपल थ्योरी है कि शेयर बाजार की बहुत सिंपल एक ही थ्योरी है, जो द सर्वाइवर्स ऑलवेज विन, मतलब सर्वाइविंग इज विनिंग जिसको हम कहते हैं। जो टिक गया वो जीत जाएगा गेम, जो छोड़ दिया बीच में, मिडवे, लास्ट में जाकर, उसके हाथ से गेम निकल जाएगा। तो पैनिक करना है तो बहुत जल्दी पैनिक करना है, और जल्दी किसी को पता ही नहीं चलता पैनिक करना कि नहीं करना, तो अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। विल इंडियन स्टॉक मार्केट नॉट गिव रिटर्न्स फॉर 30 years लाइक जापानीज स्टॉक मार्केट? क्यों भाई, ऐसी क्या मतलब, आपको किसने बता दिया आपको ये सब? पहले मुझे बताओ, कौन सिखाता है आपको ये सब कहानियां? जापानीज स्टॉक मार्केट, ये जो आधे पढ़े हुए लोग जो है ना, इनको बुद्धि कोई दे भगवान, तो मतलब मैं पेड़ा चढ़ाऊंगा तिरुपति बालाजी को। आप मेरी बात समझो, जब जापान 1989 में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 70 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे पहुंच गया था। तो हमको अगर निफ्टी को 70 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो पहुंचाना है तो निफ्टी हो जाना चाहिए 60,000, जो सेंसेक्स का रेट है, वहां पे जाकर ये 70 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो पे निफ्टी पहुंचेगा। तो आज अगर निफ्टी 70 का 60,000 पे हो, निफ्टी नॉट सेंसेक्स, निफ्टी, तभी मैं बोलूंगा कि इंडिया जापान के वैल्यूएशन पे पहुंच गया। ये लोग ऐसी बैठ यार कुछ भी कहानी कर देते हैं कि 20 के पी पे है इंडिया और निफ्टी जापानीज निके 1989 में पहुंच गया था 70 के प्राइस अर्निंग्स रेशियो में। रिटर्न ऑन इक्विटी थी नहीं, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बन गया था, एक कंपनी दूसरी को होल्ड करती थी, दूसरी तीसरी को। उस समय बोलते हैं इंपीरियल पैलेस ऑफ जापान वाज वर्थ द एंटायर स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। और वो बड़ा मजा था बात का। और हम जापान जब गए थे तो हम जानबूझ के इंपीरियल पैलेस में 3-4 घंटा घूमे, क्योंकि हम वो जगह को ब्रीथ करना चाहते थे कि यार ये जगह पूरी कैलिफोर्निया से ज्यादा महंगी हो गई थी उस पीक में, उस बुल रन में। तो ऐसा ना सोचे कि इंडिया जापान बन गया और जापान का निकी बढ़ा नहीं तो इंडिया भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैल्यूएशन पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। और जापानीज मार्केट में तो बहुत ओपेक अकाउंटिंग था। इंडियन मार्केट्स की अकाउंटिंग जो इंडियन कंपनीज की बहुत क्लैरिटी के साथ है, तो ये आप नहीं समझ सकते कि ऐसा इंडिया फंस गया और कुछ होएगा नहीं। सर, दिस इज माय 4th अटेम्प्ट, प्लीज एडवाइस ऑन अबॉट इन करंट प्राइस। मुझे लगता है आपके पास है नहीं सीमा जी स्टॉक, बट अगर आपके पास है तो ये बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड कंपनी है, 40-45 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो एक डिफरेंट चीज हुआ है लास्ट 3-4-5 साल का। इसका टॉप लाइन ग्रोथ है 11%, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। टॉप लाइन ग्रोथ है 11%, बॉटम लाइन ग्रोथ करीब करीब 24% है इसमें, और स्टॉक प्राइस करीब करीब 30-32% का CAGR से बढ़ा है, जितना मैंने देखा इसको। तो हो क्या रहा है स्टॉक में, टॉप लाइन 11%, मतलब मार्केट शेयर, इसका मार्केट 11% से ही बढ़ रहा है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि 11% से मार्केट बढ़ रहा है। जो सेल्स बढ़ता है वही आपका मार्केट एक्सपेंशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट इसका, बहुत ही रेयरली आपके पास कोई एक दवाई की कंपनी होगी जो ब्रांडेड जेनेरिक्स टाइप बनाती है, बहुत स्टैंडर्ड दवाई बनाती है जो 40% CAGR करे। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है दुनिया में, इतने जल्दी लोग बीमार नहीं हो सकते कि कोई कंपनी 40% ग्रोथ करे। हाँ, अगर कोई एक ऐसी कंपनी ने कोई एक आविष्कार किया कि एक गोली खाते ही आपकी हाइट 2 इंच बढ़ जाए, तो आप देखिएगा उसकी तो 200% CAGR ग्रोथ भी हो जाएगी। एक कंपनी थी ग्लैक्सो करके, जो टेगामेंट दवाई बनाई थी 70s में, और टेगामेंट दवाई पेट के अल्सर के लिए होती थी, तो उस समय ग्लैक्सो का ग्रोथ बहुत सुपर डुपर था। तो ऐसा कोई नर्व शॉकिंग, कोई बहुत ब्रेथ टेकिंग कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वहां को चेंज आता है। अदरवाइज ये सब ठंडे टाइप कंपनीज है जो धीरे धीरे चलती रहती है। तो 11% टॉप लाइन, 24-25% का EPS ग्रोथ और 32% का प्राइस CAGR, मतलब PE एक्सपेंशन हो चुका है इसका लास्ट 3-4 साल में, बिकॉज प्राइस का ग्रोथ जो है वो अर्निंग्स के ग्रोथ से ज्यादा है। अब प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये 2 खास प्रोडक्ट जो मैंने देखा, एक कोई थायराइड के दवाई के लिए थायरोफॉर्म या थायरोनॉर्म करके कोई दवाई है जो बनाती है, ये थायराइड की दवाई के लिए काम आती है, और दूसरी दवाई बनाती है ये मेनोपॉज के लिए और पोस्ट मेनोपॉज के लिए, जो वुमेन को यूज होती है। तो ये दोनों दवाइयां बहुत ही नॉर्मल है। लोगों को एक एज आएगा, मेनोपॉज होता है औरतों में और आदमियों में, और तो दोनों में थायराइड की प्रॉब्लम आती है। तो आप नहीं समझ सकते कि इंडिया में सडनली थायराइड और मेनोपॉज स्टार्ट ग्रोइंग एट 30% CAGR, ये हो नहीं सकता है। ये जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी एंटर करेगी उस ब्रैकेट में, वैसे वैसे काम होता रहेगा। तो ये नेचुरल ब्लॉकर्स हैं ग्रोथ के, कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर डाइजीन बनाती है, गैस होती है, जैसे मैं भी डाइजीन खाता हूं, कई बार गैस हो जाती है, ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लिया कभी तो होती है, तो वो खाते हैं दवाई। बट ये सब 30% CAGR वाली कंपनी है ही नहीं। बट इसमें खास बात यह है, इसके पास बहुत प्रोडक्ट्स है। पिछले शायद 3 साल में इन्होंने शायद 45 प्रोडक्ट या कुछ 35 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। अगले 5 साल में या अगले 5-6 साल में बोलते 75 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। हाँ, तो अगर नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करते हैं ये, तो इसकी ग्रोथ एनहांस्ड हो जाएगी। फिर लोग बोलेंगे सर आपने 3.5 मिनट पहले क्वेश्चन में लगा दिया। अब यार कोई अच्छा सा कोई कंपनी मिले तो हम एबॉट नहीं रिसर्च कर रहे हैं, हम इससे और 4-5-6 कंपनियां, दवाई की कंपनियां कैसे देखनी, मार्केट को कैसे देखना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम सब कुछ, एक कंपनी जब हम रिसर्च करते हैं तो उसको हम एक फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट की तरह क्रिएट करें कि उससे आदमी को और रिसर्च करने का और आइडिया मिलता है। वैसे आगे बढ़ने के पहले एक गुजारिश मेरी, 1 सेकंड रुकता हूं मैं, जब तक आप लोग सब्सक्राइब करें जरा। कह रहे हैं वीवी बसंत जी, टॉप लाइन नहीं बढ़ेगा तो पी कंट्रैक्शन होगा, कैन यू एलैबोरेट आल्सो विद सम स्टॉक एग्जांपल। देखो, टॉप लाइन अगर नहीं बढ़ेगा मतलब वो मार्केट एक्सपैंड नहीं कर रहा है, राइट? बाजार बढ़ नहीं रहा, एक्सपैंड नहीं, जैसे अबॉट का एग्जांपल है, 10% 11% का टॉप लाइन है, मतलब मार्केट 10% से बढ़ रहा है, राइट? तो अगर मार्केट बढ़ रहा है 10% से, मतलब ग्रोथ नहीं है कंपनी में, बियॉन्ड द पॉइंट ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर ग्रोथ होती तो वो 10% 11% से नहीं बढ़ता, 20% से बढ़ता। और ग्रोथ अगर नहीं है तो पीई रेशियो जो है ग्रोथ के जितना होता है, PEG, याद है उस दिन जो हमने सुबह लाइव इवेंट किया था तो उधर हमने डिस्कस किया था प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ के इक्वेट कैसे करते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली टॉप लाइन ग्रोथ जो है ना वो प्राइस अर्निंग्स रेशियो को दिखाता है। कई कई कंपनियां 50% टॉप लाइन करती हैं, उनका पीई भी बढ़ता रहता है। जैसे टॉप लाइन ग्रोथ कम होता है, पीई कम होने लग जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो ग्रोथ का एक अंदर का एक कनेक्शन है। इंडियन फार्मा में ग्रोथ
एस्ट्रोनॉमिकल नहीं आएगा। इंडियन फार्मा इज लाइक गोल्ड, इट्स अ फियर सेक्टर। चारों तरफ डर लगा है, किसी को कुछ पता नहीं, चलो फार्मा खरीद लो, ऐसे ही होता है यहाँ पे। बाय इटसेल्फ फार्मा में कोई मैजिक नहीं है। फार्मा जब लेते हैं आदमी, जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, इतना अनसर्टेनिटी बनी है, सब आदमी जाके फार्मा ले लेते हैं। तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट में रखकर फार्मा स्टॉक्स देखने चाहिए। फार्मा बाय देमसेल्व्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न नहीं बनाते हैं इंडिया में, बिकॉज इंडियन फार्माज इनोवेट नहीं करते। इंडियन फार्माज नॉर्मली क्या होते हैं, वो बाहर वाली कंपनियों को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इनोवेशन ओरिजिनल कुछ नहीं है इंडियन फार्मा के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी फार्मा के ETF में बहुत एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न बनेगा। उससे अच्छा निफ्टी बैंकिंग करेगा। मैंने